बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या n+1 रूल। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से क्या मुराद है? अच्छा, उससे पहले हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक हमने बात की है केमिकल शिफ्ट की, एक हमने बात की है इंटीग्रल या इंटीग्रेशन की बात की थी पीक एरिया से रिलेटेड ना। केमिकल शिफ्ट की हवाले से हमने बात की थी कि ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये प्रोटॉन किसकी नेबर में पड़ा हुआ है, किस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेबर में पड़ा हुआ है। उससे हमें आइडिया हो जाता है उसके एनवायरनमेंट का, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा था पीक एरिया, कि पीक कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो हमने इंटीग्रल या इंटीग्रेशन की हेडिंग के नीचे बात की थी कि पीक एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शोइंग दैट सिग्नल, कि वो सिग्नल जो है वो कितने प्रोटॉन्स की वजह से बन रहा है। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना उस सिग्नल की हाइट, उसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा। प्रोटॉन थोड़े होंगे तो एरिया भी थोड़ा होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब ये तीसरी एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की, जो स्पेक्ट्रम के से हमें मिलती है, और इससे से हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बड़ा आसान हो जाता है। मसलन जैसे ये देखिए, आप नीचे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल करते हैं। डेफिनेशन इसने यहाँ पे ये दिए, कार्ड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या है कि ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन सेंसेस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन द कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द वन टू विच इट इज बॉन्डेड एंड इट्स रेजोनेंस पीक इज स्प्लिट इनटू n+1 कंपोनेंट्स। कि आपकी जो वो पीक होगी वो एक एक पीक पे सिग्नल नहीं होगा। जैसे ये देखे ना, ये तीन पीक्स नजर आ रही हैं आपको, एक है, फिर दो, ये बड़ी थोड़ी, फिर ये छोटी। तीन सिग्नल एक ही है लेकिन तीन पीक्स की शक्ल में। ये सिग्नल एक है लेकिन दो पीक्स की शक्ल में। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। कि पीक यहाँ एक आनी चाहिए थी लेकिन एक की बजाय वो दो में बदल गया, या एक की बजाय वो तीन पीक्स में बदल गया। तो ये सिग्नल का स्प्लिट हो जाना, से एक से दो या तीन में कन्वर्ट हो जाना, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। ये किस रूल के तहत होती है ये उसने बताया है कि नेबर में पड़े हुए प्रोटॉन जो हैं वो जितने होंगे उसमें आप एक प्लस कर लें। मतलब जैसे ये देखें, ये जो नीचे स्पेक्ट्रम आपको दो सिग्नल्स नजर आ रहे हैं इस कंपाउंड के हैं, इसमें दो प्रोटॉन है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की पीछे हमने टॉपिक बात की थी, तो उसको सामने रखें तो आप कहेंगे सर इसमें ये दो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट और है कि एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ कार्बन है, और इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट और है कि इसके एक तरफ दो क्लोरीन है और एक तरफ कार्बन है। ठीक है, तो ये जरा डिफरेंट है, और ये वाले प्रोटॉन दो और एनवायरनमेंट में, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में होने की वजह से इसकी पीक और जगह आएगी, इसका सिग्नल जो है वो और जगह आएगा। ठीक हो गया। और फिर आप कहेंगे सर दो क्लोरीन से जो जुड़ा हुआ है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये वाला जो प्रोटॉन है ये बड़ी वैल्यू पे आएगा, लार्ज केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे आएगा। और ये वाला जो दो प्रोटॉन है ये छोटी केमिकल शिफ्ट की उसकी निस्बत से छोटी वैल्यू के ऊपर आएगा, क्योंकि ये एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और ये वाला प्रोटॉन वाली जो कार्बन है वो दो से जुड़ी हुई। ठीक हो गई। तो दो सिग्नल हो गए। अच्छा, अब सिग्नल जो है आप इधर नजर दौड़ाएंगे तो एक की तीन पीक्स हैं। अब ये जो ये वाला सिग्नल जो बड़ी वाली है वो किसका है? इसका, इस एक प्रोटॉन का ये सिग्नल है। जो ये लिखा है इंटीग्रल इज इक्वल टू वन, यानी एक प्रोटॉन है, और इसका लिखा हुआ इंटीग्रल इज इक्वल टू टू, यानी ये दो प्रोटॉन की वजह से ये सिग्नल है। ठीक है, तो दो वाले की दो पीक्स बनी है और एक प्रोटॉन वाले की तीन बनी है। क्यों? कि एक प्रोटॉन की नेबर में, एक प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ वाली जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर जो प्रोटॉन्स होंगे वो इसकी सिग्नल को स्प्लिट करेंगे। इससे अगले प्रोटॉन ऐसा नहीं करते, यानी दूर वाले प्रोटॉन्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उस कार्बन की, जिस कार्बन से प्रोटॉन जुड़ा होता है उसकी साथ वाली जो कार्बन होगी उससे जितने प्रोटॉन जुड़े होंगे वो इसके सिग्नल को अफेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और इसके सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे। अब हम कितनी पीक्स बनेगी वो हम उस वहां पे कितने प्रोटॉन है इससे अंदाजा लगा लेते। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे दो प्रोटॉन है,
तो दो में आप एक जमा कर लें तो तीन हो गए। जो n+1 रूल जो है ना, इसका मतलब ही यही है। एन से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं कितने, उसकी नेबर में प्रोटॉन हैं कितने, वो ले ले, उसमें एक जमा कर ले। अब दो आपने लिया है तो इसमें एक जमा कर ले तो तीन हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका जो सिग्नल होगा इन दो की वजह से तीन पीक्स की शक्ल में आएगा, ये एक दो तीन पीक की शक्ल में। अच्छा, और इस ये जो दो प्रोटॉन का सिग्नल होगा, इसकी नेबर में चूंकि एक है तो एक में एक जमा किया तो दो हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रोटॉन, इन दो प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो इस एक की वजह से दो में बांट जाएगा, दो पीक्स उसकी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो दो वाले को हम डबलेट का नाम देते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है डबलेट, और तीन वाले को हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं। तीन जो इस तरह पीक्स बन जाए उस सिग्नल को ट्रिपलेट कहते हैं, और जिसमें दो बन जाए उसको हम डबलेट कहते हैं। ठीक है। तो नेबर में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें आप एक जमा कर लें तो उस प्रोटॉन की सिग्नल की स्प्लिटिंग आपके सामने आ जाएगी। अब ये एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट आपने जेहन में रखना है। केमिकल शिफ्ट की क्या इंफॉर्मेशन देता है, पीक एरिया क्या इंफॉर्मेशन देता है, और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है कि उस प्रोटॉन की नेबर में कितने प्रोटॉन मौजूद है। मसलन आप इस अंदाज से भी देख सकते हैं, इस प्रोटॉन का तीन पीक आने का मतलब यह है कि इसकी नेबर में दो प्रोटॉन मौजूद हैं, उन दो की वजह से इसका सिग्नल तीन बन गया है एक जमा होके। और इसके दो बनने का मतलब यह है कि इसकी नेबर में एक प्रोटॉन मौजूद है और उसमें एक प्लस होके इसको उसने दो बना दी। ठीक हो गए। तो ये इसका ओवरऑल बेसिक डेफिनेशन होगी। अब आगे इसी की उसने एग्जांपल दी है ये समझने के लिए भी कितनी सिग्नल बनेंगे। जैसे ये एग्जांपल ले ले, ये वही वाली एग्जांपल है आपकी कि इस ये जो प्रोटॉन है ये दो की वजह से तीन में बदल जाएगा, और ये दो प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में एक ही जगह पे आएंगे, लेकिन इस एक की वजह से वो डबलेट दो बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इस एक एग्जांपल ये ले लें इथाइल आयोडाइड की। तो एक तरफ तीन प्रोटॉन है, एक तरफ दो प्रोटॉन है। ठीक हो गया। अब वो ये एरो से वो बताना ये चाह रहा है कि देखें ये दो प्रोटॉन आएंगे तो एक ही जगह, लेकिन इन दो प्रोटॉन को ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो तीन जमा एक होके चार, तो इस इन दो प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो चार बन के आएंगे। जैसे ये देखें, ये एक दो तीन चार पीक्स बन के नजर आ रही है। इसको हम क्वार्टेट का नाम देते हैं, चार पीक्स को क्वार्टेट कहते हैं, ये लिखा हुआ है क्वार्टेट। ठीक है। तो ये इन दो का सिग्नल क्वार्टेट होगा, और ये जो तीन प्रोटॉन है ये एक ही जगह आएंगे, लेकिन इसकी नेबर में चूंकि दो हैं तो दो में एक जमा करके तीन हो गया। तो आप कहेंगे सर इन प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो तीन यानी ट्रिपलेट की शक्ल में, तीन पीक्स की शक्ल में सिग्नल आ रहा होगा। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि इस कंपाउंड में फलां प्रोटॉन की कितनी जो है वो स्प्लिटिंग होगी, कितना सिग्नल बनेगा। अब जैसे ये एग्जांपल है टू नाइट्रोप्रोपेन की है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर ये CH3 और ये CH3 एक जैसे हैं ना एनवायरनमेंट के हिसाब से, दोनों एक जैसे, तो ये छह प्रोटॉन एक ही जगह पे आएंगे, छह प्रोटॉन एक ही जगह पे आएंगे। अच्छा, इनकी नेबर में चूंकि एक ही है तो एक की वजह से इन छह का जो सिग्नल होगा वो एक जमा एक होके डबलेट हो जाएगा, दो बन जाएगा उसका ना। जैसे ये डबलेट दिया है, लेकिन उसका एरिया काफी ज्यादा होगा क्योंकि वो छह प्रोटॉन की वजह से है, तो उसका एरिया काफी बड़ा होगा। ठीक है। और जो एक प्रोटॉन है, ये एक जो है उसकी नेबर में है तीन और तीन छह, तो छह में एक जमा किया तो सात, तो उसकी पीक का जो सिग्नल होगा वो जो पीक होगी वो सात कह लें कि उसकी स्प्लिटिंग होके सात छोटी छोटी पीक्स की शक्ल में बन जाएगी, जिसको सेप्टेट का नाम देते हैं। है ना, सेप्टेट लिखा हुआ है, सेप्टेट का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे ये अब सेप्टेट बना पड़ा है, और इस जो कि ये एक ही प्रोटॉन की वजह से इसलिए इसका एरिया पहले ही थोड़ा था, और वही एरिया सात सिग्नल्स के अंदर तकसीम हो जाता है, सात छोटी छोटी पीक्स के अंदर तकसीम हो गया, इस वजह से सिग्नल और ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। जितना एरिया एक पीक का होगा, दो पीक हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, एरिया वही रहेगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पीक जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी उस सिग्नल की हाइट छोटी होती जाएगी, क्योंकि एरिया तकसीम होता जा रहा है ना। इस वजह से आप ये देखें ना, एक प्रोटॉन अगर ये वैसे होता तो शायद इतनी यहाँ तक इसकी हाइट होती, नीचे से लेके यहाँ तक जहाँ सेप्टेड लिखा हुआ है यहाँ तक वो सिग्नल में भी आया खड़ा होता। ठीक हो गया। लेकिन अब चूंकि वो डिवाइड हो गया
और डिवाइड होके ये 7 पीक्स ना, 1 2 3 ये हैं, 4 5 और 6 और ये 7, आखिरी कोने वाली दो जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है, माइन्यूट हो जाती है। जब बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग होती है ना तो फिर वो साइडों वाली, कॉर्नर वाली बाद दफा गायब हो जाती है, नहीं नजर आ रही होती। ठीक हो गया, तो ये सेप्टेट का सिग्नल हमारे पास इस तरह बन जाता है। इसी तरह और भी प्रैक्टिस की जा सकती है, जैसे ये इसने एग्जांपल दी है कि ये दो प्रोटॉन लें, तो आप कहेंगे सर इस प्रोटॉन की नेबर में एक है तो इसका डबलेट आएगा, इस प्रोटॉन की नेबर में भी एक है तो वो डबलेट आएगा, इस प्रोटॉन की नेबर में दो है तो ट्रिपलेट आएगा, इन दो प्रोटॉन की नेबर में चूंकि एक है तो डबलेट आएगा। ठीक हो गए। फिर इन दो प्रोटॉन की नेबर में चूंकि दो है तो ट्रिपलेट आएगा, इन दो प्रोटॉन की नेबर में भी दो है तो इसका भी ट्रिपलेट ही आएगा। ठीक है, इस एक प्रोटॉन की नेबर में तीन है तो एक जमा होके क्वार्टेट हो जाएगा, 4 पीक्स। और इन तीन की नेबर में चूंकि एक है तो इसलिए एक जमा होके डबलेट आएगा। इसी तरह इन दो की नेबर में तीन है तो वो क्वार्टेट हो जाएगा, और इन तीन की नेबर में चूंकि दो है तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इस कंपाउंड में ये जो दो मिथाइल है ये एक जैसे हैं, और इनकी नेबर में चूंकि एक है तो इसलिए ये दो डबलेट की शक्ल में आपको मिलेगा 6 प्रोटॉन। और ये जो एक प्रोटॉन है उसकी नेबर में चूंकि 6 है तो एक जमा होके वो 7 की शक्ल में, सेप्टेट की शक्ल में हमें वो मिल जाएगा। ठीक हो गई। तो ये इसके मुख्तलिफ कंपाउंड्स और भी हैं, इस हवाले से ना प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाएगा। ठीक हो गई। ये बात तो होगी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है क्या। अब आगे है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती क्यों है, उसकी रीजन क्या है ना, ओरिजिन उसका क्या है, ये इसकी होने की वजह क्या है। ठीक है। उसमें इस फर्स्ट पैराग्राफ में एक जुमला लिखा हुआ है कपल्ड का, कपलिंग, यानी ये जो स्प्लिटिंग आप बोल रहे हैं कि इस प्रोटॉन ने, ये 6 प्रोटॉन है, इस एक प्रोटॉन को 7 में बदल दिया है, इस एक प्रोटॉन ने इन 6 प्रोटॉन के सिग्नल को 2 में बदल दिया है, तो इसका उसके ऊपर ये इफेक्ट जो है जिसकी वजह से वो सिग्नल स्प्लिट हो गया है, इसको हम बोलते हैं कपलिंग। ठीक हो गया। क्या वर्ड बोलते हैं जी, कपलिंग का बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इस पैराग्राफ में उसने बात की हुई है क्या, कि जी बुनियादी ये चीज है कि आपकी जो हाइड्रोजन हैं, प्रोटॉन जो है वो साथ वाले, जो भी प्रोटॉन है वो अपने एडजेसेंट में साथ में पड़े प्रोटॉन को सेंस कर सकते हैं, उनका एक दूसरे को ऊपर इफेक्ट हो सकता है और वो इंटरेक्शन भी करते हैं। इंटरेक्शन किस तरह होता है कि इसकी जो स्पिन है, अल्फा स्पिन है या बीटा स्पिन है, वो इसकी स्पिन को इफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को फील करने में, वो भी हम डिटेल से बात करेंगे कि नेबर में वो कह रहा है इफेक्ट करता है ना, उसको सेंस करता है, इफेक्ट करता है। किस सेंस में इफेक्ट करता है, इस सेंस में कि इस प्रोटॉन, ये जो 3 प्रोटॉन अलग अलग होंगे तो हर प्रोटॉन की एक स्पिन है, अल्फा स्पिन है या बीटा स्पिन है, यानी अलोंग द फील्ड होगी या अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी जो वो स्पिन है वो इस प्रोटॉन की स्पिन के ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, वो कैसे करती है वो अभी हम बात करेंगे। इस इफेक्ट की वजह से इसका जो सिग्नल है वो एक पीक की बजाय तकसीम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2 में 3 में 4 में 5 में 6 7 वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का नाम दे रहे होते हैं। ठीक होगा, इस प्रोसेस को हम कपलिंग का नाम देते हैं। अब अगली बात आ गई कि ये कपलिंग हो क्यों रही है, उसमें आप इस डायग्राम को सामने रखें। सपोज करें ये कंपाउंड है जिसमें ये बाकी तो और ग्रुप जुड़े हुए हैं, सिर्फ ये एक प्रोटॉन इसके पास है और एक प्रोटॉन इसके पास है। ये सी कार्बन नंबर ए के पास भी एक प्रोटॉन है, कार्बन बी के पास भी एक ही प्रोटॉन है, जिसको हम एच ए और एच बी का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सपोज करें कि इस वक्त मेरा जो प्रोटॉन ए है वो इस वक्त अल्फा स्पिन में है। ठीक है जी, अलोंग द फील्ड उसकी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, वो इस सेंस में आ रहा है आपके पास। ठीक हो गई। और उसमें जो आपके पास है, अच्छा बेटा, इसमें अब ये इस एग्जांपल में आप देखेंगे ये प्रोटॉन ए है, सपोज करें इस वक्त ये क्लॉकवाइज स्पिन रख रहा है, इसके अपोजिट में प्रोटॉन बी पड़ा हुआ है। अच्छा, एक प्रोटॉन की हमने पढ़ा है दो स्पिन स्टेट्स हो सकती है, एक +1/2 हो सकती है और एक -1/2 हो सकती है, एक अलोंग द फील्ड हो जाती है और एक में वो अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही होता है। तो अब ये +1/2
एक वक्त में, अब वहां आप कहेंगे सर एक वक्त में तो एक ही हो सकता है, दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा ही है, लेकिन वहां चूंकि एक मालिक्यूल तो नहीं है, वहां लाखों करोड़ों मालिक्यूल होते हैं सैंपल के अंदर। तो लाखों करोड़ों में किसी में ये शक्ल बनी हुई है और किसी में ये वाली स्टेट बनी हुई है, जिसकी वजह से वो फिर आपका जो सैंपल है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको याद होगा हमने बात की थी कि हम उस सैंपल को इस तरह चारों तरफ से घुमाते रहते हैं ताकि उसका सिग्नल जो वो एवरेज होके हमें मिले, जो हमें रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड करके एक स्पेक्ट्रम बना के दे देता है। तो एवरेज में भी वो फिर इस +1/2 का असर और -1/2 का इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट वो एड अप करके एवरेज निकाल के हमें सिग्नल दे रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप ये समझें कि सपोज करें ये HB अगर ना होता तो HA अकेला प्रोटॉन होता तो इसकी एक पीक आपके पास, एक सिंगल पीक आ जानी थी, सिंगल पीक। ठीक हो गया? लेकिन अब HB साथ मौजूद है, उसकी दो सूरतें हैं, एक ये है कि वो +1/2 में हो, एक वो है वो -1/2 में हो। ठीक हो गया? अच्छा, +1/2 में क्या होगा? +1/2 की वजह से इसके ऊपर क्या असर होगा? इसे हम कहते हैं कि आप अल्फा स्पिन कह लें कि जी अल्फा स्पिन जो HB की है, इसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड हो जाएगा। डी शील्डेड मतलब कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ना, वो इसने जो फील करनी थी वो करनी थी, लेकिन इसकी स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में है। आने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इसकी पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे में एड अप हो जाते हैं। एड अप होने की वजह से ये वाला प्रोटॉन जो है वो आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करता है, और ज्यादा फील करने की वजह से वो फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है। यानी ये देखें ना, ये जैसे ये सिग्नल दिया कि केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इफ प्रोटॉन बी वर एब्सेंट, अगर बी ना होता तो उसका सिग्नल आना था यहाँ पे, एक पीक आनी थी, सिंगल एक पीक। ठीक है? लेकिन अब बी तो मौजूद है। अब बी ने क्या किया है, बी की जो अल्फा स्पिन है जिसने डी शील्डिंग की है, ये वाली शक्ल डी शील्डिंग वाली, उसने क्या किया कि इसको मैग्नेटिक फील्ड जो हम दे रहे थे उसमें इसकी पैदा की मैग्नेटिक फील्ड भी जमा हो गई है। अब ये जो है आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा फील कर रहा है। ज्यादा फील करने की वजह से हमने कहा ये डी शील्डिंग हो गया, और डी शील्डिंग का मतलब ये जहां होना चाहिए था उससे बड़ी वैल्यू पे शिफ्ट हो गया, थोड़ा आगे सिग्नल चला गया, यहाँ की बजाय थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए, सिग्नल उसका यहाँ आना शुरू हो गया, यहाँ आएगा इसकी बजाय। ये ठीक हो गई? अच्छा, फिर एक चांस ये भी था कि ये जो HB है वो -1/2 की शक्ल में हो, ये नहीं अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा हो। अब इसका नुकसान क्या होगा? आप जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे, इसकी पैदा की मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल करेगी, और इस कैंसलेशन की वजह से, एक दूसरे में कैंसलेशन की वजह से इसको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी फील होगी। जितनी भी आप देंगे, आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड इसको फील होगी। इसको हम बोलेंगे शील्डिंग, कि इसने आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड किया है, रोका है और इस तक थोड़ी पहुंचने दी है। इस शील्डिंग की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ होने की बजाय छोटी वैल्यू पे चला जाएगा। यानी शील्डिंग शील्डिंग होने की वजह से वो छोटी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की तरफ सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अब स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम जब आएगा तो वो तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकल के आएगा, उसमें इसका असर भी शामिल होगा, उसमें इसकी वजह से होने वाला जो प्रोसेस है वो भी शामिल होगा। तो फिर स्पेक्ट्रम में हमें जब सिग्नल मिलता है तो वो दो सिग्नल, दो लाइनें मिलती है, एक ये वाली और एक ये वाली। यानी एक सिंगल लाइन की बजाय अब हमें दो लाइनें मिलेंगी। एक लाइन डाउन फील्ड वाली जो है वो उस दूसरे प्रोटॉन की डीशील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, और ये जो छोटी अप फील्ड जो लाइन आ रही है, छोटी वैल्यू पे जो लाइन आ रही होती है, वो दूसरे प्रोटॉन की शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आ रही होती है। तो इसलिए हमें वो जो सिग्नल की एक पीक थी उसकी बजाय दो पीक नजर आएंगी। अब आप कहेंगे कि सर इसकी नेबर में एक प्रोटॉन है तो इसके सिग्नल आने चाहिए दो, दो डबलेट आना चाहिए, तो इसका डबलेट इस तरह बनेगा। सिंगलेट की बजाय दो जो पीक बनती है, डबलेट बनती है, वो इस वजह से बनती है कि नेबर में प्रोटॉन की दो स्पिन स्टेट्स हैं, एक उसको डाउन फील्ड ले जाती है, दूसरी उसको अप फील्ड ले जाती है, तो एक पीक से दो पीक्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास सिग्नल जो है वो सिंगलेट की बजाय डबलेट हो जाता है, दो पीक्स बन जाती है। ठीक है? यही काम बी के जब सामने रखेंगे तो HA के भी दो स्पिन स्टेट्स हैं, HA की भी इसी तरह अलोंग फील्ड और अपोजिट होंगी, वो भी इसी तरह HB को भी असर करेगा और उसके भी सिग्नल को भी A की बजाय दो में स्प्लिट कर देगा। तो आपको इन दोनों के दो डबलेट इस तरह, एक HA का और एक डबलेट HB का मिलेगा, और उसकी रीजन हमने डिस्कस कर ली कि वो एक सिग्नल दो में कैसे
बदल जाता है। ठीक होगा। इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इथाइल की एग्जांपल ले लें, जैसे ये इथाइल की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इथाइल की एग्जांपल को आप सामने रखें, इथाइल आयोडाइड जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नल की स्प्लिटिंग, तो आप कहेंगे सर ये दो वाला जो है उसकी नेबर में चूंकि तीन है तो इसका सिग्नल क्वार्टेट हो जाएगा, चार पीक्स बनेगी। और जो तीन प्रोटॉन है उसकी नेबर में चूंकि दो है तो दो में एक जमा होके तीन हो गया, तो इसका जो सिग्नल है वो तीन पीक्स यानी ट्रिपलेट की शक्ल में आएंगी। ठीक हो गया। और फिर आप कहेंगे सर आयोडीन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो प्रोटॉन आयोडीन के साथ वाले हैं ये डाउनफील्ड होंगे, बड़ी वैल्यू पे आएंगे। और वो जो तीन प्रोटॉन आयोडीन से जो जरा दूर हैं वो जरा अपफील्ड होंगे, छोटी वैल्यू पे आएंगे। तो एक डबलेट आया आपके पास, ट्रिपलेट आएगा, और एक आपके पास क्वार्टेट आएगा। ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्टेट की। ठीक है, कि क्वार्टेट कैसे बना। अब आपने अपने सामने रखना है, इसके हैं तीन प्रोटॉन। ये क्वार्टेट किसका है, CH2 का है, दो प्रोटॉन का है, जिसकी नेबर में कितने हैं, तीन प्रोटॉन। अच्छा, अब तीन एक एक हाँ, एक सूरत हाल ये कि वो तीनों के तीनों प्रोटॉन अलोंग द फील्ड हो जाएं, तो तीनों के तीनों आने वाली मैग्नेटिक फील्ड में एड अप हो रहे होंगे। यानी उनकी उनकी तीनों की पैदा की हुई, जैसे इसकी थी, जैसे इसकी पैदा की हुई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे +1/2 तीन हो, तो इसकी पैदा की हुई आने वाली में जमा होके इसको मिल रही थी। उसी तरह जब ये तीनों के तीनों +1/2 होंगे तो ये बन जाएगा +3/2, है ना। +1/2 +1/2 +1/2, तीनों प्रोटॉन, ये तीन एरो तीन प्रोटॉन को शो कर रहे हैं। तो तीनों प्रोटॉन की +1/2 स्टेट की वजह से ओवरऑल बन जाएगा +3/2। और तीनों के तीनों आने आपकी जो प्रोटॉन है उसके मैग्नेटिक फील्ड एड अप करेंगे, उसको क्या करेंगे, डी शील्डेड कर देंगे, बहुत ज्यादा डाउन फील्ड ले जाएंगे। असल सिग्नल तो आना था यहाँ सेंटर में करके ना, यहाँ पे यहाँ आना था, लेकिन उसको वो काफी ज्यादा आगे डी शील्डेड करके डाउन फील्ड में ले जाएंगे। ठीक है। एक सूरत हाल ये कि तीनों की अपोजिट स्पिन हो जाए, तीनों ही बीटा स्पिन पे चले जाए, तो तीनों फिर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगे। तो उस आपके जो प्रोटॉन होगा उस तक जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रही है उसको काफी ज्यादा ये माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से वो शील्डिंग में बहुत ज्यादा शील्डिंग में चला जाएगा। और हाई शील्डिंग की वजह से उसकी जो पीक होगी वो इस जहाँ सेंटर में जहाँ आनी चाहिए थी उससे काफी ज्यादा छोटी वैल्यू पे हो जाएगी। ये ओके हो गई। अब दूसरा चांस ये है कि तीन में से एक जो है वो अपोजिट हो, बीटा स्पिन पे हो, दो जो है वो अल्फा स्पिन पे हो। यानी तीन प्रोटॉन में से दो प्रोटॉन जो है वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड में जमा हो रहे हो, सिर्फ एक जो है वो कैंसिल कर रहा हो। ठीक है, एक चांस ये। अब उसमें तीन फिर कैटेगरी है, तीन प्रोटॉन ना, एक में प्रोटॉन नंबर 1 अपोजिट है, एक में प्रोटॉन नंबर 2 अपोजिट है, एक में प्रोटॉन नंबर 3 अपोजिट है। ये इसमें CH3 है ना, तीन प्रोटॉन है। तो तीनों में से एक में एक, दूसरे में दूसरा हो गया, तीसरे में तीसरा हो गया, तो तीन मुख्तलिफ चांस हैं। ठीक हो गया। तो इसकी तीन शक्लें बन जाएंगी, यानी तीन दफा पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि वो इस सिग्नल को जनरेट कर रहे होंगे। एक वो जिसमें प्रोटॉन नंबर 1 अपोजिट था, एक वो जिसमें प्रोटॉन नंबर 2 अपोजिट था, एक वो जिसमें प्रोटॉन नंबर 3 अपोजिट था। तो तीन मुख्तलिफ कह लें आपकी क्या बन जाती है, अरेंजमेंट बन जाती है। ठीक है, स्पिन की अरेंजमेंट तीन मुख्तलिफ बन जाती है यहाँ पे, इसके अंदर चांस उसके। ठीक हो गए। अच्छा, फिर ये कि दो अपोजिट हो गई और एक सिर्फ अलोंग द फील्ड रही, यानी एक सिर्फ एड अप हो रही है और दो कैंसिल कर रही हैं। अब दो कैंसिल कर रही हैं तो अब कैंसिलेशन की वजह से ये इसको शील्डिंग फैक्ट ज्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे डी शील्डिंग फैक्ट ज्यादा था क्योंकि एक अपोजिट और एक, दो अलोंग थी, दो ऐड हो रही थी और एक कैंसिल कर रहा था, तो ऐड होने वाले का असर ज्यादा था, इस वजह से वो उसको सेंटर से उठा के थोड़ा सा डी शील्डिंग उन्होंने कर दी। लेकिन अब यहाँ पे दो अपोजिट हैं और एक अलोंग द फील्ड है, तो अपोजिट वालों का असर ज्यादा है, इस वजह से फिर वो इस के यहाँ से उठा के सेंटर से थोड़ा सा शील्डिंग की तरफ ले जाते हैं। उसमें भी तीन चांस हैं, प्रोटॉन नंबर 1 जो है वो अलोंग हो, प्रोटॉन नंबर 2 अलोंग हो, प्रोटॉन नंबर 3 अलोंग हो। तो इस वजह से टोटल, अब मैं हम बोलते हैं कि टोटल जो पॉसिबल स्पिन अरेंजमेंट्स हैं मिथाइल प्रोटॉन की वो 8 हैं। 3 3 6 7 और 8 है। ठीक है, टोटल जो स्पिन की अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी है पॉसिबल, 8 हैं। लेकिन उनकी टाइप्स को देखा जाए तो वो चार टाइप्स हैं। ये तीन, एक ये एक टाइप की है, ये एक टाइप की है, और ये तीनों एक ही टाइप की थी ना, कि दो अपोजिट सेम हो और एक अपोजिट हो।
इन तीनों में यही काम है। तो ये तीनों अरेंजमेंट जो है वो एक ही टाइप है। इसी तरह ये जिसमें दो अपोजिट और एक सेम हो, ये तीनों भी एक ही टाइप की बनती हैं। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास यानी टाइप्स 4 बनती हैं, और टोटल स्पिन की अरेंजमेंट जो है वो 8 है, 3 3 6 7 और 8 है। अच्छा, 4 टाइप की वजह से अब हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है कि इसकी इंटेंसिटी अगर 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई उससे 3 गुना होगी ना, 1 2 3 चांसेस है ना। तो इसकी 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी, और इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। यानी ये जो कोर्ने वाली दोनों है वो एक जैसी हाइट पे होंगी, और सेंटर वाली दोनों जो है वो एक जैसी हाइट पे होंगी। तो वो एक पीक आपकी अब 4 पीक्स में स्प्लिट होगी, तकसीम होगी। तो हमने कहा ये हमारा एक क्वार्टेट बन गया। ठीक हो गया। यही पॉइंट अगर आप उसमें ले जाएं। अच्छा, इसकी रेशो भी आप इसी तरह देखें, ये जो +3/2 इसी तरह बना है, चूंकि ये तीनों +1/2 +1/2 +1/2 था। यहाँ पे तीनों -1/2 है, इसलिए -3/2 हो गया। इसमें आप देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होगी, सिर्फ एक +/2 +1/2 बच गई, इसलिए ये +1/2 है। इसमें प्लस और माइनस वाली कैंसिल होगी और एक -1/2 बच गई, इसलिए ये -1/2 है। और रेशो देखें तो इसकी रेशो अगर 1 है तो इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, और इसकी भी 1 है। तो पी की रेशो आपकी 1 3 3 1 की शक्ल में बन जाएगी। पी की रेशो ये इसने लिखी ना, 1 3 3 1 रेशो बन जाती है। 1 3 3 और फिर 1 हाइट जो इनकी है, इस रेशो में पीक्स आपके पास आ रही होंगी। ठीक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपलेट की, जो इसकी थी। जो आपका ये जो 3 प्रोटॉन है, इनका ट्रिपलेट आना है इन दो की वजह से। अब इसकी नेबर में 2 प्रोटॉन है, अब दो को आपने देखना है कि उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। अगर ये 2 प्रोटॉन इसको अफेक्ट ना करें तो इसका सिग्नल यहाँ आना चाहिए ना, सेंटर में। यानी 2 प्रोटॉन ना हो तो पीक आनी थी यहाँ पे, ये यहाँ इस वक्त नजर आ रही है आपको, यही आनी थी। लेकिन अब हुआ क्या, एक चांस ये बना कि ये दो के दो प्रोटॉन अलोंग द फील्ड है, यानी दोनों के दोनों डी शील्डिंग कर रहे हैं। तो डी शील्डिंग की वजह से उन्होंने सिग्नल को उठा के थोड़ा डाउन फील्ड कर दिया। एक चांस ये का दोनों के दोनों ही अपोजिट है, यानी शील्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने सिग्नल को उठा के छोटी वैल्यू पे कर दिया, ये वाली पीक बन गई। एक चांस ये, एक चांस ये। दूसरा ये कि उन दो में से एक अलोंग हो और एक अपोजिट हो, फिर जो अलोंग था वो अपोजिट हो जाए और जो अपोजिट था वो अलोंग हो जाए, तो दो यानी चांसेस बन जाएंगे ना। तो टोटल पॉसिबल स्पिन अरेंजमेंट इसमें कितनी बनी, 1 2 3 और 4 बनी, जिसमें से टाइप्स अगर देखी जाए तो 3 टाइप्स हैं। ये दो, ये वाली और ये वाली एक 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 टाइप की होगी, और सेंटर वाली जो दोनों है वो सेम टाइप की है, कि एक ने अपोजिट होना है और एक ने सेम होना है। अच्छा, सेम अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पीक आपकी है सिग्नल है वो यहीं पे रह जाता है, वो आगे या पीछे मूव करके नहीं जाता। ठीक होगा जी। तो ये आपके पास इस तरह ये ट्रिपलेट जो है उसका सिग्नल बन जाता है। और अगर आप इसकी भी रेशो देखें तो रेशो में आपका ये 1 to 1 की रेशो बनेगी, ये लिखिए ना, 1 to 1। ये 1 है, फिर 2 है, और फिर 1 है, 1 to 1 की रेशो। यानी ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, एरिया के हिसाब से, हाइट के हिसाब से भी हो गए। और ये जो +1 वगैरह दिए ये इसी तरह, ये भी +1/2 इकट्ठा होकर +1 हो गया, -1/2 इकट्ठा हो गया -1 हो गया, और एक +1/2 एक -1/2 कैंसिल होके तो वो 0 ही रह गया। तो ये उनकी नेट स्पिन है तीनों हालतों में, तीनों टाइप्स के अंदर। और ये उनकी 1 to 1 की उनकी रेशियो बन गई। ठीक हो गई। ये तो जनरल हमने बात कर लीजिए कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है उसका होती क्यों है, डबलेट कैसे बना, ट्रिपलेट कैसे बना, क्वार्टेट कैसे बना, 3 हमने डिस्कस किए। दूसरा तरीका ये इनको शॉर्ट में याद रखने का तरीका जो है वो है पास्कल्स ट्राइएंगल। पास्कल साइंटिस्ट के नाम से जिसने सबसे पहले ये एक ट्राइंगल बनाई। ट्राइंगल का मतलब एक खास रिदम से ये ट्राइंगल बनी हुई है, और इसका हमें फायदा ये होता है कि हमें बार बार ये सारा जो कुछ अभी हमने किया है, इस तरह अरेंजमेंट्स वगैरह करके और फिर उनसे रेशो लिए 1 to 1, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल हमारी हेल्प कर देती है कि भी फलां सिग्नल की इतनी पीक्स बनेगी और इतनी उसकी हाइट होगी और इस एरिया के साथ होगी, ये हमारी काफी हेल्प इसमें कर लेता है। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ देखें,
कि सिंगलेट तो एक हो गया, डबलेट में हमने अभी बात की थी 1 1 की थी, ट्रिपलेट में हमने 1 2 1 को कहा था, क्वार्टेट में हमने 1 3 3 1, यहाँ तक हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्विंटेट, सेक्सटेट और सेप्टेट, उनकी इसने रेशियोज ये दी हुई हैं। ये निकली कैसे हुई है, अगर आप जरा गौर करें ना, तो ये देखें अंदाजा इसका कि ये 1 और 1 को प्लस करें तो 2 है, फिर 2 और 1 को प्लस करें तो 3 है, और 2 और 1 को प्लस करें तो 3 है। कॉर्नर्स के ऊपर 1 वैसे ही चलता रहता है, दरमियान वालों को हम जमा करते रहते हैं। ये 2 और 1 प्लस होके 3 बना दिया, फिर इस तरह ये 2 1 प्लस करके 3 बना दिया। अब इसी तरह 3 और 1 प्लस हुए तो 4, 3 3 प्लस हुआ तो 6, 3 और 1 प्लस हुआ तो 4। ठीक है, इसी तरह नीचे 4 और 1 प्लस हुआ तो 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5। इसी तरह 5 और 1 6 है, 5 और 10 15 है, 10 10 20 है, 10 और 5 15 है, 5 और 1 6 है, और कॉर्नर्स पे 1 1 वैसे ही आ गया, तो एंड सो ऑन। तो ये इस मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथ की शक्ल में ये चीज चल रही है, हम आगे और भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसका हमें फायदा क्या होता है कि ये रिलेटिव पीक एरिया हमें वो बता देता है कि इनका पीक एरिया आपस में किस हिसाब से बनेगा। ठीक हो गया। और फिर इनके अब ये उन्हीं के नाम लिखे हुए, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पीक्स तक ये दिया हुआ है। ऑक्टेट जो होता है वो 8 पीक को कहते हैं, नोनेट जो है वो 9 पीक को कहते हैं। ठीक हो गया भाई, इससे ज्यादा। अच्छा, हमारे पास वैसे जो प्रोटॉन बन सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, वो इतने ही बनते हैं ना, मतलब ये सेक्सटेट या सेप्टेट तक ही जा रहे होते हैं, इससे ज्यादा चांस कम ही है। क्योंकि देखा ना, अभी पीछे आपको याद होगा एक हमने सेप्टेट वाला किया था ये। अब इस प्रोटॉन जो है, अगर यहाँ पे एक और प्रोटॉन लगा दूं, यहाँ पे एक और प्रोटॉन आप लगा दें, तो फिर तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये दो, ये छह एक जैसे हो जैसे, और ये दो एक जैसे हो जाएंगे। तो नेबर में तो छह ही आएंगे ना, मैक्सिमम मैक्सिमम नेबर में छह ही आएंगे, और छह में एक जमा होकर 7 तक ही जा सकते हैं। तो सेप्टेड तक ही अमूमन हमारे पास सिग्नल आते हैं, इससे ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक हो गई। तो यहाँ तक आपका ये पास्कल ट्रायंगल अलग से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के वाले से भी और लॉन्ग के वाले से भी, स्पेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है। और एमसीक्यू में भी आपको वो कंपाउंड दे दे और क्या फलांग प्रोटॉन की कितने सिग्नल्स होंगे, या एक सेप्टेट आया तो उसकी मतलब ये है कि उसकी नेबर में, उस प्रोटॉन की नेबर में कितने और प्रोटॉन है, जिस जिसकी वजह से उसका सिग्नल जो है वो सेप्टेड की शक्ल में आया है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो एमसीक्यू के तौर पे आपने जरूर देख लेंगे।